नेचुरल आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से एक बड़ी खबर, जहां 33% महिला आरक्षण पर बड़ी खबर यह आ रही कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। 33% महिला आरक्षण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एक याचिका लगाई है। 2024 लोकसभा चुनाव के आरक्षण लागू करने की मांग, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बदलाव की मांग, परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटे, याचिका में यह बात कही गई है। दरअसल जो 33% नारी शक्ति वंदन बिल को कानून बनाकर जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है ताकि उनका जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ सके, अब ऐसे में 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है जया ठाकुर की तरफ से। 2024 लोकसभा चुनाव से आरक्षण लागू किए जाने की मांग की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बदलाव की मांग की जा रही है। परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटे, याचिका के माध्यम से यह मांग की गई है। अब इस पूरे मामले में आगे की स्थिति क्या रहेगी? परिसीमन के बाद याचिका को हटाए जाने की बात कही जा रही है, याचिका के माध्यम से आरक्षण को हटाए जाने की बात कही जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है चूंकि याचिका लगाई गई। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में सुनवाई कब होगी, क्या स्थिति रहेगी आगे, और ये याचिका किस आधार पर लगाई गई है, कारण क्या कुछ है, क्यों आखिर जो जया ठाकुर हैं वो ये मांग कर रही हैं कि परिसीमन के बाद आरक्षण का प्रावधान हटना चाहिए, इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, क्या आधार बताया गया है, क्यों आखिर ये याचिका लगाई गई है कि याचिका जो परिसीमन के बाद है आरक्षण उसका हटना चाहिए, याचिका में इस तरह का जिक्र क्यों किया गया, क्या है जानकारी? जी देखिए, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस नेता है जया ठाकुर, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो फिलहाल विधानसभा चुनाव है या फिर जो आने वाली लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसी चुनाव के मद्देनजर फिलहाल ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है, महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया जाता है उसको लागू करवाया जाए और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है उसको जो फिलहाल सफलता, जिसका एक नया प्रमाण देखने को देश को मिलेगा, वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही देखने को मिलेगा, जब संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण अगर दिया जाता है तो वो संसद भवन की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी। लिहाजा अगर 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो 2030 में इस पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा, जो एक लंबा गैप है। लिहाजा जो सरकार के द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने की प्रक्रिया अपनाई गई है 33% आरक्षण, वो अपकमिंग चुनाव की जो लोकसभा होने वाली है उसी में ही इसको लागू किया जाए और जो परिसीमन की प्रक्रिया इसमें लगाई गई है, जो कैटेगरी लगाई गई है कि 2026 के बाद इसको लागू किया जाएगा, वो फिलहाल हटाया जाए। बहरहाल देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल हो गई है। अभी फिलहाल सुनवाई की कोई तारीख कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सरकार की तरफ से, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसके तहत देश के तमाम विधानसभाओं में ये तय किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा कि कितने प्रतिशत महिलाएं उस विधानसभा में हैं और उसी आधार पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह परीक्षण करता है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में भी कोई डिटेल आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जी देखिए, अभी सुनवाई की कोई तारीख फिलहाल कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। अभी फिलहाल याचिका जया ठाकुर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। संभवतः ये माना जा सकता है कि आने वाले 2 हफ्तों के बीच सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका सुनवाई के लिए लगती है तो कोर्ट का क्या आदेश होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे और अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे महासंग्राम 2023 पर। बुधनी से कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध होने लगा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का विरोध होने लगा है, जो कि
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में उतारे गए हैं। दरअसल स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मस्ताल जो हैं वो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मस्ताल टीवी का प्रसिद्ध चेहरा है और इस बार बुधनी से उन्हें शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध उतारा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन अब चूंकि उनका विरोध होने लगा है, बहरहाल देखना होगा कि इस विरोध के बीच उनकी स्वीकार्यता कितनी रहती है। शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने फिल्मी पर्दे के हनुमान यानी विक्रम मस्ताल को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन हनुमान का विरोध कांग्रेस के ही नेताओं ने शुरू कर दिया है। उनके टिकट को लेकर नाराज कार्यकर्ता कमलनाथ के बंगले पहुंचे हैं। किस बात को लेकर नाराज हैं? कमलनाथ, किस बात को लेकर नाराज हैं? हम लोग 40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। 40 साल से हम लोग पूरे संघर्षशील सब लोग हैं और अभी 1 महीने पहले उसको कांग्रेस ज्वाइन करवाई और न जाने कहां से कि हनुमान जी आ गए और उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जिसको पूरी विधानसभा में एक व्यक्ति भी न तो जानता है और न वो किसी को जानता है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया तो कैसे होगा कांग्रेस का काम? ये तो सीधा सीधा सीएम को तस्तरी में रख के कांग्रेस ने सीट डिक्लेयर कर दी। क्या है हनुमान की एंट्री पैराशूट लैंडिंग है? पैराशूट लैंडिंग है। अभी 1 महीने पहले तो कहीं मुंबई में है, वो बम्बई से 1 महीने पहले यहाँ आए, ज्वाइन करा और आज टिकट दे दी उनको। आप भी टिकट के दावेदार? क्या नाम है? टिकट का दावेदार था। मेरा नाम सुरेश चंद्र सेठी है। मैं जिला पंचायत का सदस्य रहा हूँ, जनपद पंचायत का सदस्य रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक सीओर का डायरेक्टर रहा हूँ। 20 साल तक मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहा हूँ और मैं प्रत्येक व्यक्ति को पूरी विधानसभा में एक एक व्यक्ति को एक एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की अनदेखी की गई। आपका क्या कहना? आप भी बुधनी से आए, क्या गलत टिकट दिया है? हमारी मांग जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे तब यही मांग थी कि स्थानीय कार्यकर्ता जो 15 साल 18 साल से शिवराज जी के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, जो हम उनसे लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी वालों ने हमारे खिलाफ कई मुकदमे लगा दिए हैं। लेकिन मस्ताल साहब बम्बई से आए 2 महीना पहले और उनको टिकट दे दिया। अभी कमलनाथ जी से चर्चा की कि साहब आपसे प्रॉमिस था कि हम स्थानीय लोगों को टिकट देंगे। ये कौन कहां से आया? बोले मैं भी नहीं जानता हूं, सुरजीवाला से मिलो दिल्ली जाके, उन्होंने टिकट दिया है। तो अब हम तो दिल्ली जाके सुरजीवाला जी से पूछेंगे कि साहब आपने कहां से सर्वे कराया, किसका कराया? सर्वे में तो राजकुमार पटेल साहब का पूर्व मंत्री का नाम आ रहा था 1 नंबर पे। न राजकुमार पटेल को दिया, न सुरेश सेठी को दिया। तो देखिए, ये कांग्रेस प्रत्याशी यानी हनुमान को लेकर विरोध शुरू हो गया है विक्रम मस्ताल के खिलाफ। यहाँ पर बुधनी से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इनका कहना है कि आखिर ऐसे एक चेहरे को क्यों चुना गया जो कि बाहरी है। पैराशूट लैंडिंग के खिलाफ हम काम नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए था। अब इस विरोध क्या असर दिखाएगा? क्या हनुमान की मुश्किल बढ़ गई है? अब ये आने वाला वक्त बताया। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे हैं उन्हें तो टिकट दिया नहीं जा रहा है। ये पैराशूट से आए कैंडिडेट को टिकट कैसे और क्यों दिया गया, इसके बारे में सवाल कर रहे हैं पार्टी के नेता। और ये अब जो सिलसिला है टिकट के आते ही शुरू हो गया है और संभव है कि इसी वजह से शायद पार्टियां बहुत देर से टिकट लॉन्च कर रही हैं और ऐसे में अब ये नाराजगी, ये प्रदर्शन, क्या स्थिति आगे बनेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पार्टी के लिए थोड़ी सी एक असहज स्थिति होती है, लेकिन एक बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होती है उन कार्यकर्ताओं के लिए कि जो 10 साल से 15 साल से 18 साल से दावा कर रहे हैं कि हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कैंडिडेट 1 महीना पहले कोई और आया, उसको बना दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी में पिछली बार भी अरुण यादव को उतारा गया था, तो तब भी यह मुद्दा उठा था कि बाहरी प्रत्याशी को पार्टी यहां पर उतार देती है और स्थानीय लोग 15 साल डंडे खाते हैं और यहां पर झंडे उठाते, लेकिन उनकी नहीं सुनवाई होती है, उन्हें टिकट नहीं मिलता और किसी बाहरी को और टिकट दिया जाता है। वैसी की वैसी स्थिति आज फिर बन गई। जैसे ही कल टिकट की घोषणा है उसके बाद से बुधनी के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखर हैं
हैं और आज बड़ी संख्या में कमलनाथ के निवास पहुंचे। इन लोगों का कहना था कि हम लोग लगातार काम करते हैं, हमारे ऊपर केस किए जाते हैं, हमें धमकाया जाता है, तो सारा जो मेहनत है ग्राउंड पर हम करते हैं और 1 महीने पहले कोई बाहर से आता है और उसे टिकट दे दिया जाता है। अब क्योंकि कांग्रेस कल से लगातार ये बात कह रही थी कि इस बार बुधनी में चुनाव मुकाबला रोचक होगा, सीएम के सामने हमने हनुमान को उतारा है, बजरंगबली की एंट्री हो गई है और अब बजरंगबली चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात कांग्रेस कल लगातार से कह रही थी। लेकिन बड़ी एक स्थिति विकट हो गई कांग्रेस के सामने, क्योंकि लगातार सभी मुखर है बुधनी के, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, नाराज हैं कि आखिर स्थानीय को मौका क्यों नहीं दिया जाता है और यहां तक कह रहे हैं कि उन्हें तस्तरी में ये परोस दी गई है सीट, सीएम यहां से अब जीत जाएंगे क्योंकि हम लोग काम नहीं करेंगे। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम जब कमलनाथ से मिले तो कमलनाथ ने तर्क दिया है कि मैं भी नहीं जानता और मैं आप लोग सुरजेवाला से बात करिए। तो अब ये लोग सभी कह रहे हैं कि हम लोग अब दिल्ली जाएंगे, रणदीप सुरजेवाला से मिलेंगे, इस मुद्दे पर बात रखेंगे कि जब आपने कमिट किया था कि स्थानीय प्रत्याशी को मौका देंगे तो फिर क्यों बाहरी प्रत्याशी पैराशूट लैंडिंग क्यों। तो मामला अभी बिल्कुल बहुत विकट है अभी कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम काम भी नहीं करेंगे। तो विक्रम मस्ताल यानी हनुमान के लिए बड़ी मुश्किल बढ़ चुकी है अभी तो। बिल्कुल, और नाराजगी स्वाभाविक है, बहरहाल देखना होगा पार्टी इसे कैसे डील करती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए शैलेंद्र। और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर, भिलाई में एक बार फिर ईडी की रेड का मामला। दरअसल करीब 5 लोगों के निवास पर रेड मारी गई। सुरेश धिंगानी जो कि कारोबारी है, दीपक सावलानी सहित 3 के अन्य के ठिकानों पर रेड मारी गई है। ऑनलाइन महादेव ऐप से तार जुड़े होने की आशंका है। आज सुबह से ये रेड की कार्रवाई चल रही है। महादेव ऐप को लेकर इनके कनेक्शन की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर अभी जो कार्रवाई है वो जारी है। कारोबारी दीपक सावलानी के ठिकाने पर रेड की गई है, क्योंकि ऑनलाइन ऐप महादेव से इसके तार जुड़े होने की आशंका है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे डिटेल के लिए। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां कहां चल रही है रेड और क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, आज ये बताना चाहूंगा कि ईडी की जो टीम है वो भिलाई पहुंची हुई है और करीब 5 ठिकानों में दबिश दी गई है और ये 5 जो है वो कारोबारी हैं जिनके निवास पर आज ईडी की टीम पहुंची हुई है, जिसमें कई ऐसे हैं जिनका सीधा कनेक्शन जो है महादेव ऐप से जुड़ा होना पाया गया है। तो संभवतः इसी की जांच के लिए टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि ये इसका महादेव ऐप से किस तरह का है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सौरभ चंद्राकर जो भिलाई का ही यहाँ से उसने कारोबार संचालित किया था, शुरू किया था और उसके बाद में उसने देश विदेश तक उसको लेकर गया। तो इससे यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और ये जो जितने नाम सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए लोग ही हैं जिनके यहाँ पर अभी दबिश दी जा रही है। तो अभी ये टीम की जांच जारी है। जांच के बाद में और क्या तथ्य सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और चूंकि अभी की जो स्थिति है वो रेड की कार्रवाई चूंकि जारी है और महादेव ऐप से जो कनेक्शंस हैं वो कैसे, क्या कुछ अभी इसमें तथ्य सामने आया, क्या आरोप है या फिर कुछ सूचना के आधार पर रेड करने के लिए टीम पहुंची हुई है? देखिए, ये सब जितने भी तथ्य वो तो जब टीम कुछ अधिकृत रूप से बताएगी तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है वो ये है कि सौरभ चंद्राकर के कारोबार से ये जो दीपक सावलानी जो है वो जुड़ा हुआ था और ये संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि जब उसकी दुबई में शादी थी तो वो अपना नाम बदलकर दुबई भी गया हुआ था, तो सीधे कनेक्शन। और ये भी बताया जा रहा था कि जब वो यहाँ पर भिलाई में एक चौपाटी खोलने वाला था उसके पहले ये इसने एक फैक्ट्री में भी पैसे लगाए थे, दोनों पार्टनरशिप में थे, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे तमाम थे जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन हो सकते हैं। संभवतः इसी को देखते हुए आज ईडी की टीम पहुंची है। न सिर्फ इनके बल्कि और अन्य लोग भी हैं जिनके ये देखा जा रहा है कि इनके संबंध हो सकते हैं या कुछ तार जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करीब 5 ठिकाने ऐसे मालूम चल रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची है, जांच जारी है। जी बिल्कुल, और चूंकि ये जो पूरी स्थिति है सौरभ चंद्राकर से जितने भी लोगों का नाम जुड़ा हुआ है मिथिलेश, वो कहीं ना कहीं अब जांच के दायरे में आएंगे ही। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर दिल्ली से भोपाल लौटे कमलनाथ का एक बड़ा बयान। लिस्ट जारी होने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। दावेदारों की नाराजगी पर कमलनाथ ने कहा कि 4000 से ज्यादा दावेदार, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता, हमने अच्छे प्रत्याशियों को चुना है। कमलनाथ का कहना है कि टक्कर होगी और जनता जवाब देगी। परिवारवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने कहा
कि बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़ दे। कमलनाथ बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। दिल्ली से लौट आए हैं कमलनाथ और चूंकि लिस्ट आई है और फिर नाराजगी देखने को मिल रही है, तो इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि 4000 से ज्यादा दावेदार थे, क्या सबको टिकट दिया जा सकता है क्या? सर बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद का आरोप लगा रही है कि तमाम जो नेता है उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट दिया। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। कुछ जगहों पर लोग नाराज हो रहे हैं, कुछ घबराई हुई है सूची के बाद। 4000 लोग दावेदारी करेगी। अब 4000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है, तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे। पर मुझे पूरा विश्वास है कि वहां के कांग्रेस का कांग्रेस। और खबर छतरपुर से, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एफएसटी के प्रतिवेदन पर पुलिस ने 4 ड्राइवर सहित 10 लोगों पर कार्रवाई की है। धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। 4 लग्जरी गाड़ियां और उसमें रखी 9 सिलाई मशीन जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि यहां ये आशंका है कि ये सब कुछ चुनाव में लोगों को बांटने के लिए, ताकि उनका वोट हासिल किया जा सके, ये यहां पर लाया गया था सामान। और आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता इस वक्त लागू है। काफी संख्या में सिलाई मशीन यहां पर लाकर रखी गई थी। 10 लोगों पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह पूरा मामला है। और खबर ग्वालियर से, जहां चिड़ियाघर के बाहर जमकर विवाद हो गया। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते यहां हंगामे में बदल गया। दरअसल चिड़ियाघर के बाहर बच्चों को टॉय कार में घुमाने वाले शख्स की कुछ राहगीरों के साथ कुछ कहासुनी हो गई। अब इस बात पर उस शख्स के साथ मारपीट करने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में बीच बचाव कर पूरे मामले को शांत कराया। पथलगांव में शहर के थाने को रसूखदारों और स्थानीय लोगों ने पार्किंग बना दिया है। थाने के अंदर स्थानीय लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं और इस बात का खुलासा तब हुआ जब थाने से ही एक बाइक चोरी हो गई और फिर थाना प्रभारी को यह पता चला कि उनके थाने में बाइक पार्क हो रही हैं, गाड़ियां पार्क हो रही हैं और चोरी भी हो रही हैं। अब अनुमति के बिना गाड़ियां पार्क करना तो उचित नहीं है, लेकिन यहां से थाने के अंदर से बाइक का चोरी हो जाना भी क्या उचित ठहराया जा सकता है। हालांकि पुलिस ने बाइक तलाशने के बजाय एक चस्पा कर दिया नोटिस के थाने में गाड़ी ना खड़ी करें, चोरी हो सकती है। साथ ही गाड़ी नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है, अब इसमें ये आप अपने विवेक के आधार पर तय करें कि यहाँ पर गलती किसकी है, उन लोगों की जो यहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं या फिर पुलिस की, जिसके थाने में गाड़ी पार्क हो रही है, थाने को पता नहीं है और पार्किंग के अंदर से बाइक चोरी हो जाती है। तो ज़्यादा बड़ी गलती किसकी है, आप स्वयं अपने विवेक के आधार पर तय करें। पत्थलगांव में लगातार देखने को आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति, खास करके थाना के क्षेत्र के रहने वाले जो आसपास के लोग हैं, वो पार्किंग के लिए थाना में 4 पहिया वाहन को, 2 पहिया वाहन को बिना थाना की जानकारी के खड़ा कर दिए रहते हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया गया है और इसमें नोटिस भी चिपकाई गई है और सभी को सूचना भी दिया जा रहा है कि थाना पार्किंग के लिए नहीं है, थाना में आप गाड़ी न खड़ा करें और यदि थाना में बेवजह गाड़ियां खड़ी करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी एमवी एक्ट के तहत। और जशपुर में पथलगांव शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पथलगांव शहर में 15 दिन से एक सांड का आतंक मचा हुआ है। सांड ने पिछले 15 दिन में कई लोगों पर हमला किया, लेकिन नगर पंचायत अब तक सांड पर काबू नहीं पा सकी है। और सुबह नगर पंचायत के बिलाई टॉगर मोहल्ले में सांड पहुंच गया और उसने एक ही परिवार के लोगों को चुन चुन कर हमला किया और 3 लोगों को घायल कर दिया। सांड के हमले में पति पत्नी और एक बच्चा घायल हो गए। कुछ रिश्तेदारों के भी घायल होने की बात कही जा रही है। स्थानीय लोगों ने सांड को जल्द पकड़ने की मांग की।
हाँ, ये कम से कम 2-3 जन को क्या सबको चोट लगा हुआ है, वो घायल कर दिया है सांड। एक है काला एक सांड है, सबको जिसे चोट लग रहा है सबको घायल किया है। मेरी बहन मेरे जीजा को लगा है, मेरे को लगा है, बस्ती में और भी लोग हैं उन लोगों को भी लगा है। बेटी को मारा है, मेरा दामाद को, मेरा 2 और बच्चे लोगों को। बगल में हम मौलाना साहब रहते हैं, उसका बीबी आई बचाने, उसको भी लगा। सबको को घायल कर दिया है। 1 हफ्ता से हम लोग को परेशान कर रहा है, हम लोग पागल हो गए हैं। वहाँ बच्चे लोग इतना है बस्ती में, उसको कुछ करवाए कीजिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। चलो।